चलिए देखते हैं निषेचन के बाद की घटना। इससे पहले हमने पढ़ा चुका है निषेचन क्या होते हैं। निषेचन हमने बताया था कि नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। पुष्पीय पौधों में निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक निषेचन, दूसरा होता है द्वितीयक निषेचन। यह हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद देखेंगे निषेचन के बाद की कौन कौन सी घटनाएं होती है। निषेचन के बाद की घटनाएं में हमने बताया था जो फूल होते हैं, फूल के चार प्रकार होते हैं। फूल के चार प्रकार होते हैं। पहला था वाह्य दल, दूसरा था दल पुंज। जो वाह्य दल होते हैं वह कुछ पौधों में लगे रहते हैं, नहीं तो कुछ पौधे में टूट के क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो दल पुंज होता है यह सूख कर फूल से अलग हो जाता है। उसके बाद जो वर्तिकाग्र और वर्तिका होते हैं यह टूट कर फूल से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इसके बीच में पाया जाता है बीजांड। निषेचन के बाद जो बीजांड होता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीज में बदल जाता है। उसके बाद जो अंडाशय होता है, अंडाशय होता है वह फल में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। उसके बाद जो भ्रूण है, जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका वह भ्रूण में बदल जाती है, भ्रूण में। और जो ध्रुवीय कोशिका, बीच में जो ध्रुवीय कोशिका थे, हम बताए थे ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका यह बदल जाता है भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश। अर्थात निषेचन के बाद हम बताएंगे बीजांड किसमें रहता है, बीज में, अंडाशय फल में, अंड कोशिका भ्रूण में, और जो ध्रुवीय कोशिका होते हैं भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाती है। भ्रूण देखेंगे, पहले देखेंगे जो अंड कोशिका थी, इसमें जब निषेचन के फलस्वरूप यह भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण के दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है हाइपोकोटाइल, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और ऊपर वाले को कहते हैं इपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो होता है रूट, रूट यानी जड़ का निर्माण कर देता है। और जो हाइपोकोटाइल होता है यह रूट यानी जड़ का निर्माण करता है। जो इपिकोटाइल होता है ऊपर इस तरह से सूट बन जाता है, सूट यानी तने का निर्माण करता है। और इसी तने पर पत्तियां लग जाती हैं, और पत्तियां लग जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो भ्रूण क्या करता है, नए पौधे का निर्माण करते हैं। उसके बाद यह जो भ्रूणपोष होता है, यह भ्रूणपोष जब उस इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जब तक नहीं बने होते हैं, उस स्थिति में इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है भ्रूणपोष। अर्थात भ्रूण को जो खाद्य पदार्थ, पानी आदि सप्लाई करता है उसे भ्रूणपोष कहते हैं। विकास के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष। विकास के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, तीसरा होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में इस तरह से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और इसके चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे केंद्रक का निर्माण हो जाता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। जैसे नारियल, नारियल में देखेंगे तो इस तरह से संरचना पाई जाती है। जो तो पानी होता है वो कौन सा होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। उसमें केंद्रक होते हैं, केंद्रक इस तरह से छोटे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं, और इस प्रकार के भ्रूणपोष को कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष।
कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब होता है यह भ्रूणपोष इसके चारों तरफ केंद्रक है। इस केंद्रक के बीच में सेप्टा लग जाते हैं। सेप्टा का मतलब इस तरह से आकार बन जाता है और यह कोशिकाओं में बदल जाती है। इस तरह से सेप्टा चारों ओर से घेर लेता है, पतला आवरण घेर लेता है और इसी पतले आवरण के कारण इसे हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इस तरह से कोशिकीय भ्रूणपोष, जैसे कोपरा होता है, नारियल की जो गरी होती है, पूछा जाएगा किस प्रकार का भ्रूणपोष है, यह कोशिकीय भ्रूणपोष है, क्योंकि इस केंद्र के चारों ओर सेप्टा लग गया है और सेप्टा लगने के फलस्वरूप इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसके बाद तीसरा हमने भ्रूणपोष बताया था माध्यमिक। माध्यमिक माध्यमिक भ्रूणपोष होता है कि बीच में आधा जो होता है कोशिकीय होता है, इधर से आधा भाग जो होता है कोशिकीय होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, इसमें सेप्टा लगा होता है और आधा जो भाग होता है वो केंद्रकीय होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम लोग कहते हैं माध्यमिक भ्रूणपोष। तो हमने बताया विकास के आधार पर तीन प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं। एक भ्रूणपोष होता है कोशिकीय होता है, दूसरा होता है केंद्रकीय और तीसरा होता है माध्यमिक। कोशिकीय भ्रूणपोष में हमने बताया था जो केंद्रक के चारों ओर सेप्टा बन जाता है उसको कहते हैं हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष हम उसको बताए थे कि जो केंद्रक होता है, सिर्फ केंद्रक चारों ओर से लगा होता है, उसको कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। और माध्यमिक भ्रूणपोष का होता है आधा भाग अगर केंद्रकीय है, आधा भाग कैसा होगा कोशिकीय। इस प्रकार के भ्रूणपोष को माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। अब भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य होता है यह भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग फल। फल फल क्या होते हैं? फ्रूट्स। निषेचन के प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अंडाशय के विकसित यानी परिवर्तित होने की प्रक्रिया को फल कहते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी निषेचन हो जाने के बाद जो अंडाशय होता है वह फ्लैशी और मांसल संरचना बना लेती है, जिसे फल कहते हैं। और फल दो प्रकार का होता है, एक होता है सत्य फल। सत्य फल दूसरा होता है असत्य फल। सत्य फल हम किसे कहेंगे? सत्य फल हम उसे कहते हैं जो केवल अंडाशय से विकसित होता है। जो केवल अंडाशय से विकसित होता है, ऐसे फल को हम लोग सत्य फल कहते हैं। जैसे में आता है आम, अमरूद, अंगूर आदि। ऐसे फलों को हम लोग सत्य फल कहते हैं। सत्य फल का मतलब ये होता है कि जो केवल अंडाशय से, फूल के केवल अंडाशय से विकसित होता है, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। उसके बाद दूसरा फल होता है असत्य फल। असत्य फल या इसको कहते हैं आभासी। आभासी इसका दूसरा नाम असत्य फल को आभासी या कूट फल भी कहते हैं। कूट फल भी कहते हैं। तीन नाम इसका, आभासी, असत्य और कूट फल। ऐसा फल जो अंडाशय के अतिरिक्त फूल के अन्य भागों से विकसित होता है, ऐसे फलों को आभासी या असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, कटहल, ये सब असत्य फल है। सेब की बात करते हैं कि जो सेब का जो पुष्पासन होता है, जिस पर पुष्प लगा होता है,
यह जो पुष्प लगाता है यह पुष्पासन, इसको कहते हैं पुष्पासन। यह पुष्पासन, यही पुष्पासन चारों ओर से फैलकर इस अंडाशय को घेर लेता है, अर्थात पुष्प को चारों ओर से घेर लेता है। यही पुष्पासन जो होता है, इसी कारण से शिव को असत्य फल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा फल जो फूल के अतिरिक्त, यानी अंडाशय के अतिरिक्त फूल के अन्य भागों से भी विकसित होता है, ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। बीज क्या होते हैं? हमने बताया कि निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। और बीजांड की संरचना में हमने बताया था कि जो बीजांड होता है इसके ऊपर आवरण लगा होता है, उस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं? अध्यावरण। यही अध्यावरण बीज को चारों ओर से ढक लेता है, और बीज को चारों ओर से ढकने के बाद बीज आवरण बनता है। इसी अध्यावरण, जो बीज आवरण बनता है, इसको कहते हैं हम लोग बीज चोल। बीज चोल। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसका बीज चोल खाया जाता है? तो वह पौधा है अनार। अनार का जो बीज चोल होता है इसमें द्रव भर जाता है, और इसी बीज चोल के द्रव को हम लोग जूस के रूप में पीते हैं। अर्थात बीज के ऊपर जो अध्यावरण होता है वही आवरण बना लेता है, और उसी आवरण को हम कहते हैं बीज चोल। और बीज का विकास हमने कल बताया था कि निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो बीजांड होता है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड की समझते इससे पहले हम क्लास में बताया था, बीजांड के ऊपर पाए जाने वाले जो भी आवरण होते हैं उस आवरण को बीजांड आवरण कहते हैं। अर्थात बीज जब बनता है तो बीजांड के ऊपर का जो अध्यावरण होता है बीज को चारों ओर से घेर लेता है, और इसे ही हम लोग बीज चोल कहते हैं। बीज चोल। और बीज चोल में एक द्रव भर जाता है, इसी द्रव को हम लोग पीते हैं या खाते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन सा पौधा है जिसका बीज चोल खाया जाता है? अनार। अनार का जो बीज चोल खाते हैं, उसके बाद लीची होता है उसका भी बीज चोल खाते हैं हम लोग। और जो बीज होता है इसके बीच में बीज पत्र पाए जाते हैं। इस तरह से बीज पत्र पाए जाते हैं, इसको कहते हैं भ्रूण। भ्रूणपोषी बीज। और दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी का मतलब जिसमें बीज पत्र पाए जाते हैं, जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसको कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। और जिसमें बीज पत्र नहीं पाए जाते हैं उसको कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। जैसे भ्रूणपोषी बीज में पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं। बीज पत्र जैसे जितने दलहनी फसल, चना, मटर, मूंग, इन सभी को देखेंगे तो इनके बीच में बीज पत्र पाया जाता है। अर्थात ऐसे बीज को कहते हैं हम लोग भ्रूणपोषी बीज। और अभ्रूणपोषी बीज का मतलब होता है जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, इन सभी में भ्रूण नहीं पाया जाता है, यानी बीज पत्र नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण से ऐसे पौधों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे बीज का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है, अगला हेडिंग आएगा आपका बीज का प्रकीर्णन। बीज का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि मातृ पौधों से बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना बीज का प्रकीर्णन कहलाता है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मातृ पौधा होता है उसे जो बीज होते हैं दूर दूर तक बिखर जाते हैं। इस प्रक्रिया को बीज का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात हम एक बार और बता रहे हैं कि बीज का होता है कि मातृ पौधों से बीजों का दूर दूर तक बिखरने की प्रक्रिया को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। यह कई माध्यम के द्वारा होता है। पहला होता है वायु के द्वारा, दूसरा होता है जल द्वारा, तीसरा होता है जंतु द्वारा। पहला देखेंगे वायु द्वारा। कुछ ऐसे पौधों के बीज के ऊपर बनावट होती है पंख जैसी या फिर इस तरह से टेंटिकल जैसे धागे जैसे संरचना लगी होती है जिसको पैराशूट कहते हैं। यह जब हवा चलता है तो इस पैराशूट के माध्यम से यह बीज उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के मैकेनिज्म यानी बनावट को वायु के द्वारा क्या करते हैं, बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। अर्थात हवा के द्वारा बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को हम लोग बीज प्रकीर्णन करते हैं, वायु के द्वारा प्रकीर्णन करते हैं। इसमें पहला था पैराशूट मैकेनिज्म, पैराशूट अध्ययन। अर्थात पैराशूट यानी जो हम लोग देखें सरपत के बीच के पास इस तरह से संरचना पाई जाती है जो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं चिलबिल के ऊपर एक पंख जैसी संरचना इस तरह से पाई जाती है, बीच में सीड होता है और जब हवा चलता है तो यह जो सीड के माध्यम से अर्थात इस पंख के माध्यम से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है यह बीज। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वायु के द्वारा होने वाले जो प्रकीर्णन होता है उसको हम लोग वायु प्रकीर्णन कहते हैं। और दूसरा होता है जल के द्वारा प्रकीर्णन। जल के जैसे नदी और जो समुद्र होते हैं उनके पास कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे नारियल का पौधा है, यह अक्सर करके नदियों के पास पाया जाता है और इसका जो बीज होता है पानी में गिर जाता है। पानी के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैरकर पहुंच जाते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जल के द्वारा प्रकीर्णन। तीसरा होता है जंतु परागण। जंतु के द्वारा प्रकीर्णन यानी कुछ ऐसे जंतु जो बीज को खाते हैं, खाकर कहीं दूर जाकर फैंसी यानी मल को त्याग देते हैं और उसके मल के द्वारा फिर नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रकीर्णन को हम जंतु प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात जंतु के द्वारा होने वाले प्रकीर्णन को जंतु प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कनकौआ, बरगद इत्यादि ऐसे पौधों का प्रकीर्णन होता है। देखते हैं कि यहाँ पे कुछ टॉपिक है अनिषेक जनन, अनिषेक फलन और बहुबरोटा। इन तीनों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर तीनों में से कोई ना कोई पूछ देता है। पहले देखेंगे अनिषेक जनन क्या होता है। अनिषेक जनन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के जो मादा अंडाणु होता है वह भ्रूण में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। एक बार और सुनिए, अनिषेक जनन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के जो अंड कोशिका होती है वह भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। दूसरा होता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का होता है बिना परागण और निषेचन के जो अंडाशय होता है वह फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। और अनिषेक फलन में जो फल बनते हैं उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। जो अनिषेक फलन होता है इसको बनाने के लिए दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। यानी प्राकृतिक अनिषेक फलन और दूसरा होता है कृत्रिम अनिषेक फलन। जो प्राकृतिक होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है और दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है कि जैसे हमने बताया था यहाँ पे इसको अंडाशय यानी स्त्री केसर, ये है आपका पुंकेसर।
मेल गैमेट पुंकेसर, यानी इसको चींटी के द्वारा इस प्रक्रिया के यानी पुंकेसर को हटा देंगे तो इसमें निषेचन प्रक्रिया रुक जाएगी और निषेचन भी नहीं होगा और निषेचन के फलस्वरूप परागण भी नहीं होगा, जिस कारण से ये अंडाशय होगा वो फल में परिवर्तित हो जाएगा और इसमें जो सीड होंगे सीड की मात्रा कम बनेगी अर्थात ना के बराबर बनेगी, इसमें बीज नहीं पाए जाएंगे और इसी प्रक्रिया को हम कृत्रिम कृत्रिम फलन कहते हैं, कृत्रिम अनिषेक फलन कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विपुंसन। विपुंसन का मतलब होता है चींटी के द्वारा इस पराग कोष को पराग कणों को यानी पुंकेसर को इस फूल से हटा देंगे तो अनिषेक फलन हो जाएगा अर्थात बिना निषेचन के अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाएगा और ऐसे फल में बीज की मात्रा नहीं बनती है, इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन का मतलब होता है कि बिना परागण और बिना निषेचन के अंडाशय फल में बदल जाए, इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तीसरा बात है बहुभ्रूणता। यानी भ्रूण में हमने बताया था कि जो भ्रूण होता है 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी का होता है। इसमें हर कोशिका जो प्रतिमुखी कोशिका होती है, सहायक कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है, अगर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कर देते हैं अर्थात ऐसे बीज जिसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। अर्थात इसमें जो प्रतिमुखी कोशिका होती है वो भी भ्रूण का निर्माण कर दे, जो अंड कोशिका होती है वो भी भ्रूण का निर्माण कर दे, उसके बाद जो सहायक कोशिका होती है वो भी भ्रूण का निर्माण कर दे। इस प्रकार की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं और बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले किया था एस.जे. नवास्चेन। एस.जे. नवास्चेन ने जो किया था यह द्वितीयक निषेचन की खोज किया था, लेकिन जो बहुभ्रूणता की खोज किया था एंटोनी वान लीeuwenhoek। तो बहुभ्रूणता की खोज किया एंटोनी वान लीeuwenhoek और द्वितीयक निषेचन की खोज किया है एस.जे. नवास्चेन और भारतीय भ्रूण के पिता कहा जाता है पी महेश्वरी यानी पंचानन माहेश्वरी को। तो यहाँ पे 3 सवाल पूछा जाता है कि द्वितीयक निषेचन की खोज कौन किया है, तो एस.जे. नवास्चेन। बहुभ्रूणता की खोज कौन किया है, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek और उसके बाद पूछा जाएगा कि भारतीय भ्रूण के पिता किसको कहा जाता है, तो पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, बच्चों ध्यान से इसको देखना है।